हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। और आज के लेक्चर में मैं कई नाम दे सकता हूं जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। इसका नाम है भाई शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस, इसी को कह सकते हैं भाई, इसी में क्वालिटी फैक्टर, इसी में बैंडविड्थ, है ना, इसी में ट्यूनिंग सर्किट। तो सारी चीज़ें एक छोटे से लेक्चर में आज कवर होने वाली है और इसमें आप सब चीज़ के बारे में समझेंगे भाई कि शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस से क्या मतलब है, क्वालिटी फैक्टर से क्या मतलब है और बैंडविड्थ से क्या मतलब है, और ट्यूनिंग सर्किट जैसे हमारे रेडियो और टेलीविज़न जो ट्यून होती है अलग अलग चैनल पे, उसकी क्या सर्किट होती है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हम इन सब सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट ये जो चैनल है वो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट और फिजिक्स के लिए। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों ही में से किसी से भी रिलेट करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम नियर बाई फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलग अलग सब्जेक्ट पे और साथ ही साथ फिजिक्स में के ऊपर भी लाने वाले हैं। और इसमें फिजिक्स केवल 11th के ऊपर 11, 12 बीएससी और फिर बाकी बीटेक में भी एक सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स, वो भी आपको मिलेगा। और बाकी यूपीएससी, इन सब फिजिक्स हायर क्लासेस की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लगभग सारे सब्जेक्ट हम धीरे धीरे करके अपलोड करते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। और साथ ही हम कुछ इंडस्ट्रियल विजिट भी प्लान कर रहे हैं जिससे हम कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से भी आपकी विजिट करा सकें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट, इस पर आपको बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं सीरीज आरएलसी एसी सर्किट में। क्यों बात करने वाले सीरीज आरएलसी एसी सर्किट में स्टूडेंट, तो देखिए ये आर ले लेते हैं, फिर बताते हैं स्टूडेंट कि क्यों बात कर रहे हैं हम सीरीज आरएलसी में ही, पैरेलल को क्यों नेगलेक्ट कर दिया, पैरेलल आरएलसी सर्किट में ऐसा क्यों नहीं कर रहे, सीरीज में ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये बताते हैं स्टूडेंट। तो ऐसे ये अगर इनपुट है E=E0 sin ओमेगा टी, ऐसा कुछ सर्किट बना लिया स्टूडेंट। इसके अंदर करंट ये I फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ। तो देखिए स्टूडेंट, हमने देखा था कि लास्ट क्लास में जब हमने पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ा था तो वहाँ एक बात हमने देखी थी कि भाई रेजोनेंस के समय पैरेलल आरएलसी सर्किट में करंट मिनिमम हो जा रहा था। तो उस सर्किट को एक तरह से कह रहे थे कि भाई डैम्पर सर्किट है, जब रेजोनेंस ऑफर हो रहा है तो करंट मिनिमम हो जा रहा है, इसीलिए वो सर्किट ट्यूनिंग वगैरह में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्यून हो तो पर्टिकुलर सर्किट को करंट जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे एक ऐसे सर्किट की ज़रूरत है जो ट्यून होने पे एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसका करंट आउटपुट ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट दोनों ही सर्किट का, दोनों ही रेजोनेंस का जब हमने स्टडी किया सीरीज और पैरेलल का, तो ये काम हमको सीरीज में होता हुआ, सीरीज आरएलसी सर्किट में होता हुआ दिखाई पड़ा। तो देखिए स्टूडेंट, तो सीरीज आरएलसी सर्किट में पहले देखते हैं करंट का फंक्शन, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। तो करंट का फंक्शन जो सीरीज आरएलसी सर्किट में निकल के आता है स्टूडेंट, वो आता है E0/Z sin ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें क्या होता है, जेड क्या होता है स्टूडेंट, तो जेड जो होता है वो होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये होता है स्टूडेंट इम्पीडेंस आपका आरएलसी सर्किट का। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके फेज की। तो फेज भी जानते हैं स्टूडेंट, फेज इसका कितना होता है, फेज होता है tan इनवर्स XC माइनस XL/R। ये सब सिचुएशन हम देख रखे हैं स्टूडेंट। तो जब इस सर्किट में रेजोनेंस होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उस सिचुएशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टूडेंट उस सर्किट में जब रेजोनेंस होता है तो XC XL के बराबर हो जाता है और जो आपका जेड है वो किसके इक्वल आ जाता है, आर के। तो रेजोनेंस पे क्या होता है, एट रेजोनेंस, बस एक जल्दी से क्विक व्यू लिख देते हैं स्टूडेंट। तो जेड बराबर आर हो जाता है स्टूडेंट और मिनिमम होता है, दैट इज द जेड इज मिनिमम इन केस ऑफ रेजोनेंस। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट करेंट इज मैक्सिमम एंड दैट मैक्सिमम करेंट इज रिटन एज E0/R sin ओमेगा टी। तो जो स्टूडेंट रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस पे सीरीज आरएलसी में करंट मैक्सिमम होता है। तो करंट मैक्सिमम होता है और ये मैक्सिमम करंट कुछ इस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट अगर बात करूँ मैं, इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, इसका करंट का और ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट किया जाए इस आरएलसी सर्किट के लिए, इसका जिसको बोलते हैं स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे एक आरएलसी सर्किट के अंदर करंट कैसे बदल रहा है, करंट कैसे बदल रहा है, पावर कैसे बदल रहा है, उसकी स्टडी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है स्टूडेंट। अगर हम इधर करंट बनाएं और यहाँ फ्रीक्वेंसी बनाएं तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। बीच में पीक करता है, पीक करने के बाद फिर ऐसे नीचे आता है। तो ये किसका ग्राफ है, ये करंट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है स्टूडेंट। अगर मैं पीक ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, E0/R। और ये वाली वैल्यू कब होती है, ये वाली वैल्यू कब होती है, एट रेजोनेंस।
जब आपका रेजोनेंस होता है स्टूडेंट, उस समय जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उसके अगर पीक को ड्रॉ किया जाए दैट इज E0/R होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना याद रखिए। ये है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सीरीज RLC सर्किट, यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी करंट जो है उसका सीरीज RLC सर्किट के साथ। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे करंट मैक्सिमम होगा, और इस सिचुएशन में जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। इस सिचुएशन में जो पावर इन द सर्किट होगा, इस RLC सर्किट में जो पावर होगा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग सर्किट बना सकते हैं। ट्यूनिंग सर्किट बना सकते हैं मतलब स्टूडेंट कि मतलब एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही उसमें उस सर्किट का करंट मैक्सिमम होगा। मतलब हम L और C को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही उसका करंट आउटपुट मैक्सिमम होगा, यानी एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही वो सर्किट रिस्पॉन्ड करेगी, यानी बाकी सिचुएशन में उसकी करंट कम होगी, बहुत कम होगी, केवल एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही वो जो सर्किट है उसमें करंट मैक्सिमम होगा स्टूडेंट। तो इसलिए इस सर्किट को ट्यूनिंग सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे अगर आप रेडियो वगैरह की बात करें स्टूडेंट, तो रेडियो वगैरह में देखते हैं जब आप घुमाते हैं तो अगर ध्यान से उसको खोल के देखेंगे ना तो उसका कैपेसिटेंस आप चेंज करते हैं। तो जब आप कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, जब रेडियो वगैरह पुराने समय का रेडियो वगैरह उसको खोल के देखेंगे तो घुमाने से क्या होता है, कैपेसिटर बदलता है। तो अगर कैपेसिटेंस चेंज करेंगे तो ओमेगा नॉट कितना होता है, ओमेगा नॉट होता है 1/√LC। 1/√LC, तो यहाँ C चेंज होगा तो उसके हिसाब से ओमेगा नॉट चेंज होगा, और ओमेगा नॉट के हिसाब से स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो अलग अलग सर्किट पे जो ट्यूनिंग करने का फिनोमेना होता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 1/2π√LC। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आपको ट्यून करना होता है स्टूडेंट। तो रेडियो जो चलता था उस रेडियो में जिसमें आप घुमा घुमा के चैनल बदलते थे, उसमें आप कैपेसिटर को चेंज करते थे। जब आप कैपेसिटर को चेंज करते थे तो सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती थी। तो मान लीजिए पहले 93.5 पे ट्यून हो रही थी, अब 98.3 पे ट्यून होगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया, इस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंज किया कैपेसिटेंस को। तो इसके हिसाब से आपका क्या होगा, ट्यूनिंग सर्किट में अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, यानी पहले जो 93.5 पे ये मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रही थी, अब जो है 98.3 पे मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगी। तो बाय चेंजिंग द एलिमेंट, लाइक हम कैपेसिटर चेंज करना ही सबसे ज़्यादा आसान होता है। इंडक्टर हम जनरली कॉन्सेंट रखते हैं स्टूडेंट, इसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं करते हैं। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट, कैपेसिटर को चेंज करें तो हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही सर्किट का रिस्पॉन्स मैक्सिमम होगा या सर्किट का पावर मैक्सिमम होगा। सी बदल के, तो ये स्टूडेंट एक थोड़ा सा ट्यूनिंग सर्किट का आपको आइडिया यहाँ से लगा होगा कि भाई किसी सर्किट को किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से ट्यून करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब उसी का रिस्पॉन्स है भाई, ये ओमेगा नॉट हम बदल देंगे, ओमेगा नॉट बदल देंगे तो भाई ये इस तरह से ट्यूनिंग होती रहेगी। जैसे ओमेगा नॉट चेंज कर देंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट आएगा। अब इसमें एक टर्म ट्यूनिंग, ये तो बात हमको समझ में आ गई, ट्यूनिंग की थोड़ी थोड़ी बात हमको समझ में आ गई कि ठीक है सी बदल देंगे और उसके हिसाब से एफ नॉट बदलेगा तो मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे बदलता जाएगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद ये बैंडविड्थ क्या होता है, ये बैंडविड्थ जो हम पढ़ रहे हैं बैंडविड्थ क्या होता है। तो स्टूडेंट हमने स्टडी करना चाहा कि भाई ये बैंडविड्थ क्या होता है, तो बोला गया कि भाई ये जो इस सिचुएशन में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे सर्किट के अंदर जो करंट है वो मैक्सिमम होगा और पावर भी मैक्सिमम होगा। तो हमने बोला कि एक बात पता लगाया जाए कि कब ऐसा होगा जो सर्किट का पावर है वो 50% से ज़्यादा हो जाए। हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहे स्टूडेंट, तो पावर की मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू 100 कब, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी तो आएगी जिस पे पावर की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी। एक फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए पावर की वैल्यू जब 50 होगी तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी स्टूडेंट। एक ऐसे मैं ये कर रहा हूँ जब पावर आपकी 50% हो जाएगी मैक्सिमम की, तो ऐसी दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एक लोअर, इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट ओमेगा 2, और एक हायर, इसका नाम दे रहा हूँ ओमेगा 1, इसका नाम दे रहा हूँ ओमेगा 1। इसी का नाम है स्टूडेंट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको कहते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना। इसको रिप्रेजेंट करता है अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एफ के टर्म में लिखना हो तो एल एफ, और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ए एल एच, यानी हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ एल और एफ एच, आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में जब सर्किट की पावर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 100 वाट है, 100 वाट तो रेजोनेंस पे होगा, 50 वाट कब होगा, 50 वाट के लिए दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी जिसपे सर्किट का पावर 50 वाट होगा। तो उन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम लिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे। अब एक इंटरेस्टिंग बात है बेटा, क्योंकि पावर जब मैक्सिमम का P/2 होगा, पावर जब मैक्सिमम का P/2 होगा स्टूडेंट, तो करंट जो है ऐसा देखा गया कि भाई मैक्सिमम का कितना होता है। अगर पहले मैक्सिमम करंट I0 था जो कि रेजोनेंस पे था, जब पावर P/2 हुआ तो करंट I0/√2 हो गया, तो करंट I0/√2 हो गया। यानी इस सिचुएशन पे जो करंट आउटपुट देखा गया सर्किट में, जब पावर अपना
पावर कितना होगा स्टूडेंट, P/2। तो उस समय जो करंट आउटपुट देखा गया वो कितना है, √2R। इस समय जो करंट देखा गया वो √2R। ऐसा भी कहते हैं स्टूडेंट कि करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का जब 70% हो जाए, क्योंकि इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू तो लगभग आपको वैल्यू 0.7 E0/R निकल के आएगी। तो हम इसलिए भी कहते हैं कि भाई कि जब सर्किट के अंदर करंट है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 70% हो जाए तो उस समय भी दो फ्रीक्वेंसी, उस समय पावर जो है P/2 हो जाता है और दो फ्रीक्वेंसी दिखती है। यानी पावर या P/2 हो जाए या करंट अपने मैक्सिमम करंट का 70% हो जाए तो उस समय हमको दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, अब ये 50% और 70% पावर और करंट के पीछे हम पड़े ही क्यों पढ़ रहे हैं भाई? तो देखो, जब रेडियो को ट्यून करते हो, रेडियो को ट्यून करो तो याद करो पुराने ज़माने अगर रेडियो को ट्यून कियोगे तो जैसे फ्रीक्वेंसी है मान लो 93.5, तो 93.2 से ही तुम्हें रेडियो मंत्रा या रेडियो FM, रेड FM सुनाई पड़ने लगता होगा। और 93.5 तो उसकी फ्रीक्वेंसी है ही है, और 93.7 तक भी सुनाई पड़ता होगा। यानी 93.2 पे सुनाई पड़ता होगा लेकिन कम सुनाई पड़ता है। कम सुनाई क्यों पड़ता है? यानी जैसे ही पावर 50% के ऊपर होगा सर्किट में रेजोनेंस का कुछ ना कुछ एक्टिव हो जाएगी, सर्किट एक्टिव हो जाएगी। कहने का मतलब ये है भाई 50% पावर से ज़्यादा तो सर्किट को एक्टिव मान लेंगे। इसलिए जब 93.2 होता है, पीछे रहते हो जब 93.2 पे, तभी सर्किट का करंट मैक्सिमम हो जाता है, ट्यूनिंग सुनाई पड़ने लगता है रेड FM। बाद में जाते हो 93.5 के बाद तो 93.7 तक भी सुनाई पड़ता है। तो यही वो दो फ्रीक्वेंसी है, यही वो दो फ्रीक्वेंसी हैं कि भाई रेजोनेंस के बाद भी हम देख रहे हैं कुछ समय, कुछ पीछे तक और कुछ आगे तक वो स्टेशन सुनाई पड़ जा रहा है। ऑल दो इंटेंसिटी कम हो गई, पावर कम हो गई। पावर तो कम होनी है क्योंकि हम उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम क्या करें कि भाई 50% से जब पावर आउटपुट ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टेशन हमें हल्का हल्का सुनाई पड़ने लगता है। तो इसीलिए हमने पावर को P/2 लिया है, या उसके करस्पॉन्डिंग जब करंट निकाला गया स्टूडेंट तो I0/√2 निकल के आया है। अब देखिए स्टूडेंट बैंडविड्थ क्या होता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ को अगर डिफाइन करना तो क्या होता है, वो दो फ्रीक्वेंसी जिस पे करंट अपनी मैक्सिमम की 70% हो जाए उन्हीं का डिफरेंस जो है वो बैंडविड्थ कहलाता है स्टूडेंट। यानी बैंडविड्थ को अगर मैं लिखूँ तो बैंडविड्थ किसके बराबर होगा स्टूडेंट? बैंडविड्थ की बात करूँ, बैंडविड्थ की बात करूँ, अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँ इस सिचुएशन में स्टूडेंट वो होगा ω1 - ω2। यानी वो फ्रीक्वेंसी का रेंज जिसमें वो स्टेशन पकड़ रहा है वो बैंडविड्थ है। जैसे मान लीजिए 93.2 से शुरू किया उसने, 93.5 FM था वो जो आपका रेड FM चलता है 93.5। अब इसमें इसने शुरू किया 93.2 से ट्यून होना और 93.7 तक ट्यून हुआ। तो 2 से देखिए तो यहाँ से इधर 3 उधर और 2 उधर, यानी इसका टोटल बैंडविड्थ कितना हो गया 5 हर्ट्ज का। बैंडविड्थ कितना हो गया 5 हर्ट्ज का। मतलब पूरा हायर कहाँ तक ट्यून हुआ, हायर कहाँ तक ट्यून हुआ, लोअर कहाँ तक ट्यून हुआ। ट्यून होने का मतलब कब उसकी आउटपुट लोअर पे 50 से ज़्यादा हो गई और कहाँ तक 50% ज़्यादा हो गई और कहाँ तक 50% तक रही। दैट इज़ बैंडविड्थ स्टूडेंट। अब एक बात समझना है स्टूडेंट कि बैंडविड्थ का कम होना अच्छी बात है या ज़्यादा होना अच्छी बात है। तो स्टूडेंट एक बात समझिए, जैसे अगर बढ़िया क्वालिटी का रेडियो, जैसे 2 रेडियो मिलते थे जब आप बचपन में कभी किसी ने रेडियो यूज किया होगा, तो एक चाइनीज़ वाला मिलता था 100 रुपये का और एक आता था फिलिप्स का महंगा 900 साढ़े 900 का। तो फिलिप्स वाले रेडियो की बड़ी खास बात थी कि जैसे वो अगर कोई स्टेशन है, जैसे वाराणसी स्टेशन है या पटना स्टेशन है, तो जब पटना वाला स्टेशन आता था तभी पटना का स्टेशन बजता था, बाकी साइड में नहीं बजता था। यानी उसका बैंडविड्थ कम था, फिलिप्स वाले का अच्छी क्वालिटी का था। चाइना वाला का शुरू करो, पटना 10 फ्रीक्वेंसी पहले और 10 फ्रीक्वेंसी बाद 10 हर्ट्ज के सुनाई पड़ता था पटना। कई बार तो एक ही फ्रीक्वेंसी में 4 स्टेशन सुनाई पड़ते थे, ऐसा आपने देखा होगा। तो यानी इस सिचुएशन में बैंडविड्थ का अच्छा होना, बैंडविड्थ का कम होना हमारे लिए अच्छा है। हम चाहते हैं कि बैंडविड्थ कम से कम हो, यानी जो ये कर्व है ये पतला हो। हम चाहते हैं स्टूडेंट कि ये जो कर्व है अगर बैंडविड्थ कम होगा तो एक कर्व पतला होगा ना, तो एक कर्व जितना पतला होगा वो डिवाइस उतनी अच्छी होगी। एक कर्व जितना पतला होगा वो डिवाइस उतनी ही अच्छी होगी। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर, जैसे अगर आप कभी मार्केट में डिवाइस को बाई करने जाइए तो क्वालिटी फैक्टर जरूर देखिए। क्वालिटी फैक्टर इसी आधार पर बनाया गया स्टूडेंट, जो Q होता है क्वालिटी फैक्टर होता है, ये जो है ये किसके बराबर होता है, ये ω0 यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ होता है स्टूडेंट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ होता है। यानी ω0 डिवाइडेड बाई ω1 - ω2, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, यानी ω0 डिवाइडेड बाई ω1 - ω2। ठीक है, तो स्टूडेंट शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या है कि ये जब सर्किट, ये जो कर्व है अगर पतला हो जाएगा तो रेजोनेंस ज़्यादा शार्प है।
और क्वालिटी फैक्टर का देखिए, क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, यानी लोअर द बैंडविड्थ हायर विल बी द क्वालिटी फैक्टर। तो डिवाइस का जितना बढ़िया क्वालिटी फैक्टर होगा उसकी ट्यूनिंग उतनी रिफाइन होगी स्टूडेंट। एक डिवाइस का जितना बढ़िया क्वालिटी फैक्टर होगा उसकी ट्यूनिंग उतनी रिफाइन होगी। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ऊपर भी फ्रीक्वेंसी नीचे भी फ्रीक्वेंसी, ऊपर नीचे दोनों फ्रीक्वेंसी। अब एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, जो बैंडविड्थ का डिराइवेशन करेंगे हम अभी, तो बैंडविड्थ का डिराइवेशन करने से पहले मैं इसका इन रिजल्ट बता देता हूँ। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को जब इसमें कैलकुलेट किया गया, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को जब कैलकुलेट किया गया स्टूडेंट बैंडविड्थ को, इस RLC सर्किट में जब बैंडविड्थ को कैलकुलेट किया गया तो ये निकल के आता है स्टूडेंट R/L, ये निकल के आता है R/L। अब इसी से क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट किया जाए, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट किया जाए तो क्वालिटी फैक्टर कितना होता है, ओमेगा नॉट बाई बैंडविड्थ, तो यानी ये हो जाएगा ओमेगा नॉट L/R। R नीचे रहेगा, L ऊपर चला जाएगा। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू डाल दीजिए स्टूडेंट 1/√LC। अगर आप इसकी वैल्यू 1/√LC डाल देंगे तो स्टूडेंट एक कमाल का फॉर्मूला निकल के आता है √L/C। तो क्वालिटी फैक्टर डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है क्वालिटी फैक्टर का स्टूडेंट 1/R√L/C, √L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का, यानी अगर एक RLC सर्किट का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मेरे को पता हो तो उस सर्किट का हम क्वालिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। और क्वालिटी फैक्टर के लिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अभी तक मैं आई होप आपकी चीज़ों को क्लियर कर पा रहा हूँ भाई कि रेजोनेंस का शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का क्या मतलब है, क्वालिटी फैक्टर का क्या मतलब है, बैंडविड्थ का क्या मतलब है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, और यही हमारा लास्ट पोर्शन होगा। तो स्टूडेंट इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम केवल बैंडविड्थ का फॉर्मूला निकालेंगे और वही हमारा लास्ट पोर्शन होगा इस लेक्चर का, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम बैंडविड्थ का डेरिवेशन करने वाले हैं। बैंडविड्थ का डेरिवेशन करने वाले मतलब हम ये देखने वाले भाई कि जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैंने निकाला, ये R/L कैसे है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये ओमेगा नॉट है, तो ये जो चेंज है इसको मैं डेल्टा ओमेगा मान ले रहा हूँ। दोनों तरफ जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा ओमेगा मान ले रहा हूँ। मतलब ये ओमेगा 1 किसके बराबर है, ओमेगा 1 बराबर है ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा के, और ओमेगा 2 किसके बराबर है, ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा के। यानी ये जो चेंज है मतलब ओमेगा नॉट से डेल्टा ओमेगा आगे और ओमेगा नॉट से डेल्टा ओमेगा पीछे, हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें मैक्सिमम पावर का हाफ पावर मिल रहा है या मैक्सिमम करंट का 70% करंट मिल रहा है। चलिए तो अब डेरिवेशन करते हो। तो एक बात हमें समझ में आती है कि जब इन फ्रीक्वेंसीज पे हो क्या रहा होगा, इन फ्रीक्वेंसीज पे अगर करंट की बात करें तो E0/√2R हो गया होगा, E0/√2R हो गया। इन फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगा, पीक करंट, वो E0/√2R हो गया होगा स्टूडेंट। और हमारे पास एक फॉर्मूला भी है कि अगर एट ए पर्टिकुलर, देखिए ये कहाँ से आया, ये हमको बाय डेफिनेशन आया। ये E0/√2R मैंने कैसे लिखा, बाय डेफिनेशन, क्योंकि बैंडविड्थ यानी जो बैंडविड्थ वाले फ्रीक्वेंसी हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2, इन पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट का 70% करंट हो जा रहा है। तो ये मैंने बाय डेफिनेशन लिखा। अब एक मेरे पास इसका फॉर्मूला भी है कि अगर एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई कैन फाइंड द इम्पिडेंस। वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, E0/Z। आई कैन फाइंड द करेंट एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आई कैन फाइंड द पीक करंट, और उसका फॉर्मूला होता है E0/Z। ये जनरल किसी LCR सर्किट में अगर मुझे कोई फ्रीक्वेंसी बता दे, L बता दे, C बता दे, तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस करंट निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ये बाई डेफिनेशन आया, इसके जनरल फार्मूला की बात करूँ तो ये E0/Z, ये फार्मूले से आया। तो स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ, क्योंकि अगर ये दोनों सिचुएशन बराबर है तो एट ओमेगा 1, ये कब हो, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों को मैं इक्वेट किस सिचुएशन पे कर रहा हूँ, एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 1 स्लैश और ओमेगा 2 पे। मैं उस सिचुएशन में लिख रहा हूँ कि ओमेगा 1 पे एक बार फ्रीक्वेंसी हम जेड के फार्मूले से निकालें, ये तो जेड के फार्मूले से ओमेगा 1 निकालने पे, जेड के फार्मूले से अगर हम निकालते हैं इम्पिडेंस को, तो किसके बराबर आएगा, √2R के, बाय डेफिनेशन। क्योंकि हमने देखा है स्टूडेंट कि जब 50% पावर होता है तो करंट E0/√2R होता है, तो E0/√2R होता है। और यहाँ हम जानते हैं भाई किसी भी फ्रीक्वेंसी पे करंट लिखने का तरीका ये है, तो ओमेगा 1 पे एक बार करंट ऐसे लिख सकता हूँ और एक बाय डेफिनेशन लिख सकता हूँ जो यहाँ से आया। अगर इन दोनों को इक्वेट करूँगा, E0 विल गेट कैंसिल, तो बेटा हो जाएगा √2R इक्वल टू Z, और Z को एक्सपैंड कर लिया जाए, √2R इक्वल टू Z, और Z को एक्सपैंड करेंगे तो कितना का R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब अगर इस दूसरी तरफ करके स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, 2R², दूसरी तरफ करके स्क्वायर कर दे, इज इक्वल टू स्टूडेंट R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो XC माइनस XL विल बी इक्वल टू, XL का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू
आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट निकल के आता है कि आर इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल, आर इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल, आर इज इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल, ठीक है। तो आपका क्या करिए स्टूडेंट, अगर इसको एक्सपैंड कर दीजिए आर इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल को, देख लीजिए स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए इसको, मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को इधर लिया, फिर ये इक्वेट किया, आर इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल आ गया। अब इसको वैल्यू डाल दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि एट ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा ये हुआ है, तो आर हमेशा नहीं होगा, ये आर इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्सएल कब हुआ है, ये इस समय हुआ है जब पावर p/2 है ना, उस समय ये बराबर आ रहे हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर तो एक्स सी की वैल्यू आपको लिखनी है, तो आप इस सिचुएशन में लिखेंगे 1/ओमेगा सी 1/ओमेगा1c माइनस ओमेगा1l, ऐसे लिखेंगे 1/ओमेगा1c माइनस ओमेगा1l, ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूशन करता हूँ कि भाई 1/ओमेगा1c को, अगर 1/ओमेगा1c को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, फर्दर मैं इसको सॉल्व करूँ स्टूडेंट, तो r को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/ओमेगा1 को लिख सकता हूँ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ओमेगा प्लस सी। देखिए स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस सिचुएशन में। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ से भी कॉमन ले लेता हूँ, ओमेगा नॉट मैं इन दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट। तो अगर मैं ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन लूँगा 1/ओमेगा नॉट, तो देखिए क्या बनेगा फिर, अगर मैं ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन लूँ और ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन लूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा स्टूडेंट इसी तरीके का। तो चलिए कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1/ओमेगा नॉट यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा स्टूडेंट, आपको समझ में आ जाएगा, इंटू सी को यहीं पे लिख लेता हूँ, ओमेगा नॉट सी इंटू, और ये हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट, अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से स्टूडेंट, यहाँ से ओमेगा नॉट कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा ओमेगा, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा नॉट इंटू एल, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्या करिए कि ये 1/ओमेगा नॉट सी बना, यहाँ 1/ओमेगा नॉट सी बना। तो स्टूडेंट आपको पता है कि क्योंकि रेजोनेंस पे 1/ओमेगा नॉट सी क्या है, एक्सी एट रेजोनेंस, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा नॉट एल के। तो यानी 1/ओमेगा नॉट सी जो यहाँ बना, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओमेगा नॉट एल में। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करूँगा स्टूडेंट, तो 1/ओमेगा नॉट सी कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट एल हो जाएगा। और स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट का पावर -1, ऐसे लिख सकता हूँ। 1 प्लस, ये जो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट का पावर -1, और वहाँ भी लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा नॉट एल स्टूडेंट 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ऐसे लिखा जा सकता है। इस तरीके से स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट करें स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद हम क्या करें स्टूडेंट, ये -1 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से अंदर कर दें। तो देखिए ओमेगा नॉट एल विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ये -1 अंदर कर दे बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो हो जाएगा डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट। ये कैसे अंदर कर दिया, ये ऐसे अंदर कर दिया बेटा, क्योंकि याद रखिए कि अगर ये वाली क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट आप 1 प्लस एक्स का पावर n जो है, इसको 1 प्लस nx लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये डेल्टा ओमेगा और ओमेगा नॉट में ओमेगा नॉट काफ़ी बड़ा है, डेल्टा ओमेगा छोटा है, तो आई कैन यूज़ दिस थ्योरम कि अगर n जो है डायरेक्ट अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे माइनस ओमेगा नॉट l, और ये हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, ऐसा कुछ हो जाएगा स्टूडेंट, इजिकल्स टू r, ठीक है। ये r साथ साथ चलता रहेगा, यहाँ जो r था ये साथ साथ चलता रहेगा। अब माइनस कर दीजिए, अब यहाँ से ओमेगा नॉट l कॉमन ले लीजिए स्टूडेंट, अगर ओमेगा नॉट l कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओमेगा नॉट l निकल ही गया, यहाँ -1 और माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट आ जाएगा, इजिकल्स टू r, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको निकल के आएगा, ये इजिकल्स टू r। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें स्टूडेंट, ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, अगर आप कैलकुलेट करेंगे फर्दर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा नॉट एल इजिकल्स टू
माइनस 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट, माइनस 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू माइनस 2 डेल्टा ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट इक्वल टू आर। ठीक है स्टूडेंट, तो आप क्या करिए, ओमेगा नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ओमेगा नॉट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दिस टू विल गेट कैंसिल्ड स्टूडेंट, और जो 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आएगी वो, अगर मैं साइन को नेग्लेक्ट कर दूँ स्टूडेंट, साइन को अगर मैं नेग्लेक्ट कर दूँ तो 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी आर बाई एल। और स्टूडेंट अगर आप कर्व में याद कीजिए, जो रेजोनेंस का आपने कर्व बनाया था उसमें आप याद कीजिए, उसमें याद करेंगे तो ये अगर ये फ्रीक्वेंसी मैंने ओमेगा नॉट मानी थी, तो ये अगली फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा थी और पिछली फ्रीक्वेंसी माइनस वो फिर से डेल्टा ओमेगा थी। मतलब ओमेगा नॉट से डेल्टा ओमेगा आगे और डेल्टा ओमेगा पीछे। तो बैंडविड्थ की वैल्यू किसके बराबर थी? बैंडविड्थ की वैल्यू थी 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर। तो स्टूडेंट ये जो बैंडविड्थ आई है ये 2 डेल्टा ओमेगा के बराबर, और ये कितनी निकल के आई? आर बाई एल। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने तो कितनी निकल के आई स्टूडेंट? आर बाई एल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ हमने निकाला है वो आर बाई एल के इक्वल आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट आपने इसको एक बार 12th में भी किया होगा, 12th के फिजिक्स में भी है ये कैलकुलेशन, तो एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट तो आप मुझे फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।